chicks, you can say like this. So the first is pure line. So the supply chain starts from the pure line. Pure line का मतलब ये है कि ये वो बर्ड्स हैं जिस पर इब्तिदाई तौर पर रिसर्च होता है. It is research based. And to have a pure line, poultry birds 4 साल इस पे रिसर्च होता है. एक प्योर लाइन की रिसर्च 4 साल तक होता है. And what they collect with this research, they collect blood samples. And blood sample is collected to know the characteristics of the poultry. And these characteristics are accumulated. So they are having separate research for male and separate research for female. In the male, they check the fertility, which male is more fertile. And when they identify the male, that this male is more fertile, so they go for tagging. उसको take करते हैं, उस bird को. And they check the characteristics of the female. So in the male there is a fertility. In the female, they see that what's the productivity, to what extent it can convert the male sperms into the production activity or the production process. Normally, when they collect samples, so they see the productivity from 95% to 97%. अब देखिए यहाँ पर जो सप्लाई चेन है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है कि फीमेल प्रोडक्टिविटी उसमें हो और ये प्रोडक्टिविटी 95% से 97% तक हो, about 90. Generally, when we are having these birds in our houses, इसकी प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी ये इस रेंज में नहीं आती. For this, they conduct lab research and they are having these research in disease-free zones. ये कनाडा में या उसमें होते हैं उस इलाकों में जहाँ पर disease-free zones हैं. In Pakistan, we are having disease-free zones. कालाम का अपर इलाका, नारान अपर इलाका, कावान अपर इलाका या पटकुंडी अपर इलाका. These are the disease-free zones. So what they do, they check that when they collect see the productivity, so there should be less mortality. Food की उसकी कम से कम हो. And they check the age, the maximum age कितना हो. On the average, they collect samples, they include in their research where the age of the bird is 60 weeks. 60 हफ्तों तक जो मेल जिंदा रहता है, तो 60 हफ्ते कितना अर्सा हो गया आप अंदाजा कर सकते हैं. वैसे इससे भी ज्यादा भी होती है, लेकिन दिस इज द मिनिमम स्टैंडर्ड. अब क्या करते हैं कि फीमेल की जो प्रोडक्टिविटी है वो किस पे देखते हैं कि शेल जो है ना, एग शेल, देयर शुड बी ऑफ द क्वालिटी. अंडे की जो लेयर होते हैं, शेल होते हैं, वो क्वालिटी का हो. दैट इज रिक्वायर्ड.
एंड टेस्ट ऑफ द एग, इसके जो मीट है, जो गोश्त है, उसका टेस्ट अच्छा हो। तो देखो, इन द मेल फर्टिलिटी, इन द फीमेल रिप्रोडक्शन, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, और साथ ही फीमेल की ये देखते हैं कि इसके अंडे का शेल भी सख्त है और अंडे का टेस्ट भी या गोश्त का टेस्ट भी अच्छा है। Then 50% role in the poultry business is of nutrition. इसको ग़िज़ा कौन सी खिलाई जाए? रिसर्च जो है ना इस पे हुआ है, और इस रिसर्च की बुनियाद पर ये कहते हैं कि 50% जो कंट्रीब्यूशन है ये फीड का है। हमारे यहाँ एक गलत इमेज जैसे हम डालना चाहते हैं कि देयर इज अ ब्लड इन द फीड। ब्लड नहीं होते, ब्लड से जो ये अपने ग़िज़ाइयत कलेक्ट करते हैं वो इसकी फीड में टैबलेट की शक्ल में होता है, लेकिन दे नेवर गिव द प्योर ब्लड टू द पोल्ट्री बर्ड्स इन द फीड। अब यहाँ रिसर्च हो गया, अब इसकी कैटेगरीज क्या है सप्लाई चेन की? तो जीजीपी ग्रेन पैरेंट्स, ये पहला स्टेप है। प्योर लाइन के बाद इन द सेकंड स्टेप ऑफ सप्लाई चेन जीजीपी, ग्रेन पैरेंट्स. And what do they do? What is the ratio? 8 birds are taken having all the characteristics. कौन से characteristics? Fertility वाली, productivity वाली, taste वाली, ये सारी characteristics. So 8 birds are taken. This is the rate. 4 male and 4 female. And they are reared. उसको पाला जाता है। अब ये सिर्फ ये 8 नहीं होते, मिसाल से दिस इज द फार्मूला कि 8 हो तो 4 फीमेल हो 4 मेल हो, 16 हो तो 8 फीमेल 8 मेल, 32 हो तो 16 फीमेल और 16 मेल। ये मतलब कि दिस इज फार्मूला। फ्रॉम दिस ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स दे सेलेक्ट अ ग्रुप एंड व्हिच इज कॉल्ड ग्रैंडपेरेंट्स। अब देखो ये थे परदादा, परदादा से उन लोगों ने अबदादा निकाला, ग्रैंड पेरेंट्स, एंड द फार्मूला इज 4 birds 2 male 2 female। अब सप्लाई चेन में जितनी भी आएंगे कंट्री से, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे पाकिस्तान में आते हैं, कनाडा से आते हैं ज्यादातर, सो आते हैं 2 male and 2 female, दिस द कॉम्बिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पेरेंट्स आ जाते हैं। अब देखो ग्रैंड पेरेंट्स से सिलेक्शन हो गई, फिर ग्रैंड पेरेंट्स की सिलेक्शन, अब पेरेंट्स की सिलेक्शन होगी। तो पेरेंट्स में ये है कि 2 birds आते हैं, लेकिन रेशियो जब 2 का होगा 10% will be male and 90% will be female। अब वो तादाद 1:10 होगी, 10 मुर्गे और 90 मुर्गियां। दिस इज कॉल्ड ब्रीडिंग। तो सप्लाई चेन में क्या है? प्योर लाइन सप्लाई चेन 1, ग्रैंड पेरेंट्स सेकंड सप्लाई चेन, ग्रैंड पेरेंट्स थर्ड सप्लाई चेन, पेरेंट्स किया ब्रीडिंग बर्ड्स 4th सप्लाई चेन। इसकी 4 सप्लाई चेन है। और यहां से अब इसमें F1 जनरेशन शुरू हो जाता है। देखो ये आप
आपके चूंकि हेल्थ से ज़्यादा ताल्लुक है, तो F1 जनरेशन स्टार्ट। Yes. एंड F1 में लेयर और ब्रायलर्स मौजूद है दोनों। लेयर भी है, लेयर अंडों वाले और ब्रायलर्स खाने वाले। Now we are having breeders. तो ब्रीडिंग से जो हमारे पास अंडा आता है, ब्रीडिंग फार्म जो होते हैं, तो वहां का सप्लाई चेन एक डिफरेंट शुरू हो जाता है। When the breeding or the parents are kept in the shed, तो जाहिर बात है कि they lay eggs, अंडे देते हैं। एंड अंडों की सप्लाई चेन से एक चीज अपने जहन में रखिए कि वो अंडा जो क्रेक को वो सप्लाई चेन में निकाला जाता है। क्रेक अंडा प्रोडक्शन के लिए सप्लाई नहीं होता। इसमें होते डबल योग, जिसमें दो जिर्दियां होती हैं। दैट इज नॉट हैचेबल। वो टेबल एक बन जाता है, क्रेक अंडे भी टेबल एक बन जाता है और डबल योग वाला अंडा भी। इसमें एक थर्ड कैटेगरी है जो मैं और आप नहीं जान सकते, या उसको हम पहचान माइनर क्रेक, और उसको कहते हैं माइनर एयर क्रेक। बाल बराबर जो हमारे के बाल इतना क्रेक उसमें होते नजर नहीं आता, बट दैट इज नॉट हैचेबल। वो भी सप्लाई चेन में टेबल एक पे जाता है। So where they supply to the bakeries, they supply to the restaurants, they supply to kebab shop, they supply to so many others. ये वहाँ पर supply होती है। अब इसके साथ वो अंडा जिसका शेल वीक हो, how you will come to know कि ये शेल वीक है। तो वो एक लाइट से गुजारते हैं, जिसमें लाइट गुजरते ट्रांसपेरेंट और शेल वीक है, उसको भी साबित कर देते हैं। Then there is a category of weight. Any egg which is less than 52 gram, 52 ग्राम से जो छोटा हो, वजन में कम हो, और 65 ग्राम से ज्यादा हो, उस अंडे को भी कलेक्ट कर लेते हैं। 52 ग्राम से छोटा और 65 ग्राम से बड़ा। इन सम केसेस वो पास 40 फार्म 65 ग्राम से ऊपर वाले अंडे को रख लेते हैं, बट जनरली दे डोंट सेलेक्ट। कलेक्शन का टाइमिंग क्या होनी चाहिए? If you want to have more production, so there is 5 times collection of the eggs. Then we point the अंडे we collect करते हैं। Early morning 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock, and 4 o'clock. But the productivity or the production is more at the time of 8 o'clock and 10 o'clock. इस टाइम पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और इस टाइम पे जो अंडा है वो भी उसमें भी क्वालिटी में भी अच्छा होता है। जो मुझे इस वक्त लाइट जब आप ऑन करते हैं, जब लाइट आ जाती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। 80% प्रोडक्टिविटी अर्ली टाइम में होती है, सुबह 8 बजे से। सुबह तो हम भी कह सकते हैं कि जो सुबह जल्दी उठता है वो प्रोडक्टिव होता है। तो जो बंदा सुबह जल्दी उठे उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, ज़्यादा है। ड्यूरेशन भी बिल्कुल ऑफिस टाइमिंग की तरह है, 8 से 4। बिल्कुल 8 से 4 बिल्कुल ऑफिस टाइमिंग की तरह है। Now, when the eggs are collected, so all the eggs are transferred to the egg room. And when these are
transfer to the egg room. So there is fumigation. Fumigation क्या है? इन पर एक स्प्रे होता है कि इसके ऊपर जो जरासीम है, जो गंद है, वो खत्म हो जाए। फ्यूमिगेशन एक जिसको कहते हैं कि एक बू, फ्यूमिगेशन एक उसको बू। एंड व्हाट इज द फ्यूमिगेशन? कि ये जर्म्स और इसमें जितने भी बैक्टीरिया है अनफ्रेंडली, वो सारा खत्म हो जाए। सो फॉर दिस व्हाट दे यूज फॉर्मलिन। फॉर्मलिन जो मुर्दाखाने में भी इस्तेमाल होता है। जी जी। And when the formalin, so it is in the liquid form. So they then spray potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट से ये होता है कि फॉर्मलिन गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 20 मिनट का अरसा होता है। 20 मिनट में इसका जितना भी इस पर जरासीम या जितने बैक्टीरिया जितने भी होता है अटैक वो सारा खत्म हो जाता है। अब क्या है कि आफ्टर 20 मिनट्स विंडोज आर ओपन, वेंटिलेटर्स आर ओपन, फैंस आर ओपन, उसको फ्रेश एयर दी जाती है। और फ्रेश एयर से जो वो फॉर्मलिन और पोटेशियम परमैंगनेट से जो गैस बना था वो गैस खत्म हो जाता है। अगर ये काफी ज्यादा टाइम रहे तो उसे अंडा खराब होता है, अंडा बदजायका हो जाता है। तो लिहाजा फ्रेश एयर। अब फ्रेश एयर देने के बाद इसके लिए ट्रेज आते हैं जिसमें 30 अंडे होते हैं, आपको मैंने देखा। लेकिन ये जो बाजार में 30 अंडों वाले ट्रे है, ये ट्रे नहीं होगा। वो ट्रे थोड़ा सा सख्त होगा और उसकी हाइट ज्यादा होगी ताकि अंडा उसके अंदर बिल्कुल महफूज रहे। अब इसमें क्या करते हैं कि हाइट और उसमें उसको यूज करते हैं। तो इस ट्रे के अंदर जो है ना, इसके अंदर खाने होते हैं 4 और इसमें एक जो बॉक्स है उसमें 12 ट्रे रखे जाते हैं। 12 ट्रेज इन वन कॉर्रुगेटेड बॉक्स। गत्ते का जो पैकेट होगा उसमें 12 ट्रे आती हैं। मीन्स के 360 एग्स उसमें आएंगे। And there will be small holes in the boxes. उसके अंदर सुराख भी होंगे ताकि उसके अंदर फ्रेश एयर का गुजर हो सके। अब ये सप्लाई चेन का यहाँ तक ट्रेस किया गया। नाउ these will be supplied to the hatchery के लिए जहाँ चूजे पैदा होंगे अंडे से। अब अपनी अंडा लेना होगा। ये अंडा इस किस्म का होते हैं, यहाँ बैक से जरा मोटा और आगे से थोड़ा सा नुकदार किस्म का होते हैं। सो एम्ब्रियो इज ऑन द बैक साइड, जो मोटा साइड है यहाँ पर एम्ब्रियो। एंड जो उसका जो जर्दी है तो वो जर्दी आगे की तरफ है। अक्सर जब हम अंडे को उबालते हैं उसके ऊपर जब हम अंडे को फोड़ते हैं तो हम वो नुकदार से तो वहां पर एक खाली सी जगह भी होती है। सो दैट इज फॉर ऑक्सीजन, उस जगह में ऑक्सीजन है। सो उसको ट्रे में आप नुकदार साइड को नीचे रखेंगे और एम्ब्रियो साइड को ऊपर रखेंगे। नुकदार साइड नीचे होगा, एम्ब्रियो वाला साइड ऊपर होगा। इसका फायदा क्या होगा? एम्ब्रियो में चूंकि एक जानदार एक जिंदगी है तो वो ऑक्सीजन जो है ना ये और वो चीज यहाँ पर आएगी तो उसको एक जिंदगी देगी। अगर हमने मोटा वाला शेल नीचे रखा और नुकदार वाला ऊपर किया तो वेट उस पर आएगा
अब उस पर जिंदगी है, देखें उसके अंदर जिंदगी है, वो लिहाजा वो जिंदगी पर जो वजन पड़ेगा, तो अक्सर हम ड्रामों में देखते हैं उसके ऊपर प्रयास करते हैं, उसको कर देते हैं, उसको या खुवातीन या उम्र को खत्म कर देते हैं। तो लिहाजा उसको हमने जान को हमने ऊपर रखना है। अब यहाँ सप्लाई चेन खत्म हो गया इस स्टेज पे, अब नया सप्लाई चेन शुरू होगा हेचरी के अंदर। देखो प्योर लाइन शुरू हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, फिर उसके बाद उसने अंडे दिए, फिर अंडों को हमने उसमें बंद किया, फिर अभी हम हेचरी लेकर आ गए। सो व्हाट इज द हेचरी सप्लाई चेन? In the hatchery, there is a room which is called settle, S-E-T-T-L, settle, जहाँ पर उसको अंडों को सेट करते हैं। Again there are trays, उन ट्रेस के अंदर हम उसको रखते हैं, and in the same condition, कि नुकदा नीचे होगा और बड़ा वाला जो पोर्शन है वो ऊपर होगा। और इस सेटल में ये 18 दिन एक कंट्रोल टेम्परेचर पे रहेंगे, 18 days। After 18 days, all the eggs are transferred to the hatcher। पहले सेटल में थे, और सेटल में क्या होते हैं वो ये देखो ये ट्रेस जो है ना, ये ट्रेस इस तरह के आते हैं, इस तरीके से, और ये वहां पर वो ट्रेस साइड भी बदलते रहते हैं ताकि हीट पूरे अंडे को मिले। हीट मिल चुका है, लाइफ इज कमिंग नाउ आउट, सो इट गोज टू हेचरी या हेचर में चले जाते हैं, और हेचर में ये 3 दिन लेगा, 3 days in the hatcher, and the day old baby come to the world, day old। अब देखो वो सप्लाई चेन भी खत्म हो गया, अब चूजा आएगा हमारे पास। तो डे ओल्ड चिक जब आएगा, सो अगेन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे अंडर साइज, उसको अलग करेंगे, जिसका वेट 35 ग्राम से कम हो, लेस देन 35 ग्राम, उसको भी अलग करेंगे। वो बकेले किसी स्केल पे रखे जाते हैं, स्केल पे चलते हैं, जो 35 से नीचे उसको नीचे ऑटोमेटिकली जाते हैं। वो डेओटिक जिसका बीक, जिसका चोंच सीधा ना हो, अगर चोंच उसका इस तरह टेढ़ा हो, उसको भी अलग करेंगे। और जिसके पाँव टूटे हो या उसका कोई तर वगैरह टूटा हो या ब्लाइंड हो, तो उसको भी अलग करेंगे। तो हमारे पास कौन सा जगह, इसमें से हमारे पास ऑलमोस्ट 2% 3% निकल जाते हैं। जो अच्छे ब्रीडर्स हैं, जो अच्छे फार्म हैं, वहाँ पर इट इज लेस देन 1%, लेकिन ये निकल जाते हैं। अब हमारे पास डे ओल्ड चिक्स तैयार हो गए, सो दीज चिक्स आर केप्ट इन द बॉक्सेस। अब सप्लाई चेन क्या कहते हैं कि बॉक्स का जो साइज होगा वो 18 इंच इस ऊपर होगा और 24 इंच के ये बड़ा होगा। ये मीन कि ये जो है ये 24 इंच का होगा और इसकी ऊंचाई 18 इंच की होगी। एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 4, इसमें कुछ सेपरेटर लगा होता है गद्दे का। तो इसमें 100 चिक्स डालते हैं, 25, 25, 25 और 25। Now to avoid the losses of the farmer, कि फार्मर को नुकसान ना हो, तो इसमें इस कोने पे 25, इधर 25, इधर 24, इधर 24, तो चूजे ज्यादा रखे जाते हैं ताकि अगर उसमें से कोई मर जाए तो उसकी कंपनसेशन हो जाए।
क्योंकि मॉर्टिलिटी इज लेस देन 2%, तो लिहाजा ये दो चीजें में रखती हैं। बस हमारे जो केपी में है जो क्वालिटी का ख्याल नहीं रखते, इवन दे कीप अप टू 30 डे ओल्ड चिक्स इन वन पोर्शन, वो 120 रखते हैं, 125 पे रख लेते हैं, लेकिन वो चूजा कमजोर पड़ जाता है, उसका वेट लॉस होता है। सो इट इज माई एंड योर ड्यूटी एज अ सप्लाई चेन मैनेजर कि उसका वेट लॉस ना हो। अब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इस बॉक्सेस में बंद कर दिया, तो इसके लिए द रिक्वायरमेंट इज स्पेशल वैन व्हिच इज यूज्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज। स्पेशल वैन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रिमेन कंट्रोल्ड, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है और टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। और ये इसका जो बेस होगा वो बेस एक कार्बोनेटेड पेपर का भी हो सकता है, गत्ते का भी, एंड समटाइम जो पेपर के पीसेस हैं, अगर आप किसी उसमें चले जाएं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, so when they are giving a size to the book, so they just cut, तो उसमें से पतले पतले कागज निकलते हैं। So those papers, जो उसके जो ब्रश पेपर्स हैं वो इसमें नीचे डालते हैं ताकि इसके लेग्स जो है ना, इसके पहले वो जख्मी ना हो। अब वो कि वैसे पे शीट रखी गई या पेपर रख गया to protect legs. These birds can be in the box in excellent condition up to 36 hours. 36 घंटे तक ये excellent condition में, इसको खुराक की जरूरत नहीं होती। Why? The yolk is, इसके जो yolk है, जर्दी है, ये इस चूजे में ट्रांसफर होती है। जब चूजे का पेट बनता है तो ये योग ऊपर की तरफ चला जाता है और ये इसका खुराक होता है। This is the feed for the जो चूजा है उसकी ये फीड है। Now maximum it can survive up to 72 hours. 72 घंटे तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। और हमारे पास पाकिस्तान में जो एआई लेवल के आते थे या दूसरी अच्छी क्वालिटी के आते हैं कनाडा से, तो पहले कनाडा में 2 फ्लाइट बदलते थे, टोरंटो से या किसी भी जगह से दुबई और दुबई से पाकिस्तान, अब डायरेक्ट फ्लाइट आते हैं। तो ये जब उसको दुबई के थ्रू आते थे तो वहाँ पर उसमें जो एयर है उसके ट्रांसफर में ये बड़ा केयरफुल होते थे, क्योंकि दुबई तो गर्म है ना, जी जी, उसका तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये इसको एक कंटेनर में ट्रांसफर करते थे ताकि इनका